Hello, my dear students. I hope you all are doing well, and I welcome you all to this channel that is MG Educare. And today we're going to start with chapter 5, Life Process, class 10th. All right. So, chapter 5, life processes. First, we'll understand what do we mean by life. So, as in our childhood, हम बचपन में भी डिस्कस करते थे कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में हमको वही डिस्कस करना है कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जो डिसाइड करते हैं दैट वेदर a particular thing, a particular being is a living or non-living. So we know that कि all plants and animals, including human beings, are alive or living things. ये तो हमको पता है. लेकिन पता क्या चलता है कि कोई एक पर्टिकुलर थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग. मूवमेंट इज वन थिंग जिससे हमको पता चलता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर जो भी हम चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बीट अ चेयर, बीट अ प्लांट, बीट अ ह्यूमन और बीट एनी एनिमल, एनी स्ट्रे डॉग और कैट, अगर वो मूवमेंट दिखा रहे होंगे, पहला क्राइटेरिया, तो वो क्या है, वो लिविंग है. जैसे फॉर सपोज एक चेयर है, वो अपनी मर्जी से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती. सो इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. लेकिन अ काउ, अ कैट, अ डॉग, एन एनिमल, ये अपनी मर्जी से जो मूवमेंट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं. प्लांट्स भी, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट्स दिखाते हैं, राइट. अब दोनों के मूवमेंट्स में क्या फर्क है? प्लांट्स तो ऐसे कुछ चलते फिरते हमको प्लांट्स दिखते नहीं है, तो प्लांट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यस, प्लांट शोज द मूवमेंट. द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शोज वाई, बिकॉज उनमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, तो हमें इजीली दिखती है. लेकिन जो प्लांट्स की मूवमेंट होती हैं वो बहुत स्लो होती है. जो उनकी ब्रांचेस का एक्सपेंशन होता है, स्टेम की लेंथ का बढ़ना होता है, रूट्स का एक्सपेंशन होता है, ये सब बहुत स्लोली होता है. तो एज सच हमको मूव होते हुए नहीं दिखता. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ वॉच, तो वॉच में हमारे पास सेकेंड्स हैंड है और मिनट हैंड है और आवर हैंड है. जो आवर हैंड है वो बहुत स्लोली चलता है, तो हमें उसकी जो मूवमेंट है वो इतनी इजीली ऑब्जर्व नहीं होती. लेकिन वहीं पर इफ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड्स हैंड या मिनट हैंड, तो उसकी मूवमेंट हमको फिर भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होती है कि हाँ, टिक 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 टिक, देखो सेकेंड्स हैंड की मूवमेंट दिख रही, बिकॉज दैट मूवमेंट इज फास्ट. सो वी कैन से कि जो स्लो मूवमेंट्स हैं वो इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होती, लेकिन जो फास्ट मूवमेंट्स हैं वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब प्लांट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, शूट्स हैं, रूट से अब हवा चल रही है तो प्लांट्स तो मूव, लीव्स तो मूव कर रही है, फ्लावर्स तो मूव कर रही है. ऐसे में हम इसको मूवमेंट क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज ये मूवमेंट हो रही है एक्सटर्नल हेल्प की वजह से. सो ये मूवमेंट्स को हम क्राइटेरियन मूवमेंट नहीं बोलेंगे. कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है? जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके पास आएगा तो उसको ट्रैप करता है, तो वो लीव्स की एक मूवमेंट है, अगेन विद द स्टिमुलस. अब प्लांट्स में जैसे सनलाइट में, ग्रेविटी में, वाटर की तरफ जो मूवमेंट होती है, ये भी किसकी वजह से? मूवमेंट्स की. अब सनलाइट की मूवमेंट कैसे? देयर इज वन एक्टिविटी कि हमने एक डार्क रूम लिया और एक सिर्फ एक जगह पे हमने क्या किया, देयर इज अ विंडो. अब उस विंडो से सनलाइट आ रही तो प्लांट की मूवमेंट भी क्या होगी, उसी तरफ ग्रो होने लगेगी. दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. नाउ कमिंग टू ग्रेविटी. रूट्स, अगर फॉर सपोज मैंने जो वास है या जो गमला मेरे पास है, मैंने उसमें प्लांट को ग्रो करना शुरू किया, तो रूट्स ऐसे ग्रो नहीं करेंगी. रूट्स जाएंगी ग्राउंड की तरफ, अर्थ की तरफ. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जियोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट हो रही है. वाटर, अगेन रूट्स जो होंगी वो जहां पानी होगा उतनी डेप्थ तक जाएंगी, वहां तक जाने की कोशिश करेंगी. So these are some we can see the movement that are shown by the plants. अब यहाँ पे एक वर्ड हमको मिल रहा है, that is stimulus. करेक्ट. तो स्टिमुलस क्या होता है? जो भी एक्सटर्नल सिग्नल हमको मिल रहा है. फॉर सपोज मैंने किसी गर्म चीज को टच किया, तो वो गर्म चीज क्या है? सिग्नल. दैट टेम्परेचर इज द सिग्नल. मैंने कोई कलर देखा तो मुझे वो कलर मेरे ब्रेन में एक इमेज बना रहा है, सो दैट कलर वाज द स्टिमुलस. जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, जो मेरी बॉडी जिसके प्रति एक रिस्पॉन्स दिखा रही है, दैट इज नोन एज स्टिमुलस.
ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ अदर मूवमेंट्स जो कुछ सिलेक्टिव प्लांट्स दिखाते हैं, जैसे सनफ्लावर, वी नो दैट, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूरजमुखी, सूरज की तरफ अपना फेस करने वाला सनफ्लावर। तो सनफ्लावर क्या करता है, जहां जिस डायरेक्शन में भी सन होगा वो उस डायरेक्शन में अपने स्टेम को मूव करता है ताकि जो फ्लावर का फेस है वो सन की तरफ रहे, इट स्टार्ट बेंड्स टुवर्ड्स दी सन। उसके बाद वी हैव वन मोर प्लांट विच इज नोन एज मिमोसा पुडिका, ऑल्सो The other name for this plant is touch me not, और हिंदी में हम बोलते हैं छुई मुई। ये सेंसिटिव प्लांट होता है, क्यों? क्योंकि आप इमेजेस में देख सकते हो कि जैसे ही इसको एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई मींस टच मिला तो इसकी लीव्स देखो बंद हो गई, राइट? यहां पर भी यू कैन सी टच की वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो क्लोज हो गई। सो दिस इज योर टच मी नॉट प्लांट, करेक्ट? नाउ coming to the next topic, all living things, plants and animals are made up of very very tiny units known as cells. Cells के बारे में हम अपनी पुरानी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं that cell is the fundamental unit of life. करेक्ट? सेल क्या है? एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी इंडिपेंडेंट एंटिटी जो सारी हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती है वो सेल के अंदर भी सस्टेन होती हैं। The cell themselves are made up of very small particles called molecules. अब जैसे एनसीईआरटी में बोला है कि अगर एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमको जो सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक लगती है वो क्या होती है? दैट इज योर ब्रिक। तो हमारी बॉडी का जो ब्रिक है दैट इज योर सेल, लेकिन उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स वो सैंड पार्टिकल हैं जिनसे कॉन्स्टिट्यूट होके वो ब्रिक बनी है, समझे? तो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया? सेल। अब सेल्स किस चीज से बने हैं? बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक जगह टिक कर नहीं बैठे, हमेशा इनमें क्या होती रहती है? कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। सो द मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल आर दोज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इनको हम लिविंग रिएक्शंस या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं। अब इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की वजह से जो रिएक्शन हो रही है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कैसे? जैसे फॉर सपोज ए इज रिएक्टिंग विद बी और ये सी फॉर्म हो रहा है, तो ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन के लिए वी नीड अ मूवमेंट, उसकी वजह से फिर सी बन रहा है, फिर सी कुछ जाके कहीं और इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो रही हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही हैं, इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और लिविंग रिएक्शन। Living reactions. Clear? Extra point for you that viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and this has created controversy whether they are truly alive or not. सो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बहुत थिन लाइन है जहां पर वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली हमने कहा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही होती है, लिविंग रिएक्शंस हो रहे होते हैं, लेकिन वायरसेस अगर एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, मींस कहीं सैंड पर पड़ा हुआ है, किसी टेबल पर पड़ा हुआ है, मतलब बेसिकली किसी लिविंग सेल के पास नहीं है, किसी लिविंग एंटिटी के अट्रैक्शन में या लिविंग एंटिटी के सराउंडिंग में नहीं है, देन इन दैट केस उसमें कोई भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज नहीं हो रही होंगी। इन दैट केस योर वायरस विल बी एक्टिंग एज द नॉन लिविंग एंटिटी। वहीं पर अगर वायरस किसी भी लिविंग सेल के इंटरेक्शन में आ जाता है तो वायरस क्या करेगा? हाईजैकर की तरह काम करेगा। वायरस उस सेल की मशीनरी को, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? होस्ट सेल। होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेगा और हाईजैक करने के बाद जो भी उसकी रेप्लिकेटिंग पावर होती है, अपने आप को डिवाइड करने की पावर होती है, जो भी लिविंग रिएक्शंस करने की जो भी पावर होती है उसको हाईजैक कर लेगा और अपने अंदर वो लिविंग रिएक्शंस करना शुरू कर देता है। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वायरस इज एक्टिंग एज द लिविंग थिंग। सो अगर वो नॉन लिविंग चीजों के कॉन्टैक्ट में है तो वो नॉन लिविंग है, जैसे ही वो लिविंग सेल्स के लिविंग बींग से कांटेक्ट में आएगा तो वो एक लिविंग एंटिटी की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ओके, नाउ
We'll discuss about all the living things which are alive have some common characteristic features. हर living being में कुछ common characters कि हाँ ये तो होते ही हैं. जैसे लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है, बीट अ प्लांट और बीट एनिमल और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, अगर वो लिविंग है तो किसी न किसी तरीके से मूवमेंट दिखा रहे होंगे. लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर. न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो फूड, एयर और वाटर मींस हमारी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फ्यूल के लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए. अब न्यूट्रिशन मिल गया, हम ग्रो भी करते हैं. एक सिंगल सेल से हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं. एक छोटे से बेबी से हम बिल्कुल एक अडल्ट बन जाते हैं. एक प्लांट, एक बिल्कुल सीडलिंग से एक प्लांट बनता है, एक ट्री बनता है. तो ग्रोथ इज देयर. लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम. कॉन्शियसनेस मीन्स आपको जो स्टिमुलस मिला है, जो बाहर से एक सिग्नल मिला है, उसके रिगार्डिंग आप अपने बॉडी में रिस्पॉन्स ला सके. लिविंग थिंग्स रेस्पायर. रेस्पायर क्या होता है? जो भी हमने न्यूट्रिशन लिया था, फूड लिया था, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना. फूड के अंदर एनर्जी है, लेकिन हम उस फूड में से एनर्जी निकालने का काम कौन करता है? रेस्पिरेशन. देन लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट. अब एनर्जी निकाल ली उस फूड से, जो भी बचा हुआ वेस्ट है वो कैसे हम बॉडी से बाहर निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ excretion. Now, living things can reproduce, they can have young ones. So, for the continuation of life, कि life continue रह सके, because if someone has born, then एक particular life span तक रहेंगे and then they'll die. तो फिर अपनी जनरेशन को, अपनी स्पीशीज के कंटिन्यूएशन को कंटिन्यू रखने के लिए we reproduce. So we can say that locomotion of movement, nutrition, growth, consciousness, respiration, excretion, and reproduction. All these are some common characteristics which are found in living things. Clear? Okay. So now we'll start with a new topic, that is what is life processes. तो हमने समझ लिया कि life processes जो occur होंगे वो कहाँ होंगे? वो living things में या living organisms में ही होंगे. लेकिन ये life processes होते क्या है? The basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life processes. Now basically if we see here, लाइफ प्रोसेसेस, अब लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमको ब्रीदिंग जरूरी है, हमको खाना खाना जरूरी है, राइट? जो भी हमने खाना खाया उसमें से वेस्ट निकालना जरूरी है, एनर्जी कंज्यूम करना जरूरी है, मूवमेंट एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है, जो भी आसपास हो रहा है उससे कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, राइट? ग्रोथ करनी जरूरी है और रिप्रोड्यूस करना जरूरी है. सो ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस जो एक लाइफ को मेंटेन करने में काम आते हैं. ओके, so a unicellular organisms, all these processes are carried out by single cell. अब जो एक unicellular organism है उसमें क्या होगा? Now imagine that there is only one labor और उसी लेबर को एक पूरा घर बनाना है. तो ऑब्वियसली वो बहुत सिंपल तरीके से बनाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत मल्टी लेयर या मल्टी फ्लोर्स नहीं होंगे. एक सिंपल सा घर होगा कि जिसमें आई कैन सर्वाइव, ये मेरे लिए इनफ है. तो ऐसे ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये सारे प्रोसेसेस होते हैं मेजरली. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट होता है, मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट होता है, राइट? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है. तो ये सारे प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, दीज ऑर्गेनिजम्स शो, बट एट इन अ वेरी सिंपल वे. लेकिन वहीं एक घर को बनाने के लिए हमने बहुत सारी लेबर लगाई है, तो वो कॉम्प्लेक्स भी होगा, उसमें मल्टी स्टोर्स भी होंगे, मल्टी फ्लोर्स भी होंगे, राइट? सो इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स वी हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आर प्रेजेंट टू कैरी आउट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस. हम और थोड़े से बेटर प्रोसेसेस भी यूज कर सकते हैं फॉर लिविंग, राइट? सो एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आर गिवन हियर, दैट we have what? न्यूट्रिशन. हमने खाना खा लिया, अब खाना खाकर, क्योंकि खाना जरूरी है बिकॉज वी वांट एनर्जी. हमारी लाइफ में जितने भी, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही है वो एनर्जी की वजह से ही हो रही हैं. एवरीथिंग नीड्स एनर्जी. मैं बोल पा रही हूँ बिकॉज आई हैव एनर्जी टू डू सो.
करेक्ट। अब वो खाना आ चुका है, अब उसको, क्योंकि खाना बहुत बड़े 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 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, अब सेल बेचारा छोटा सा है, तो सेल तक ले जाने के लिए उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे। वो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने वाले प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। करेक्ट। सो ये न्यूट्रिशन हमने ले लिया, उसके बाद डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद उसको सेल्स तक पहुंचाना है। तो सेल्स तक पहुंचाने के लिए वी हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब सेल तक पहुंच चुका, विद द हेल्प ऑफ द डिलीवरी हमने सेल जो है वो जो खाना जो है वो सेल्स तक पहुंचा दिया। सेल्स में अब मेन काम क्या है कि एनर्जी को कंज्यूम करो। जो भी हमने खाना खाया वो छोटा छोटा होकर सेल्स तक पहुंच गया बाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उससे एनर्जी निकालो। ठीक। अब एनर्जी उससे निकाली, दैट कम्स अंडर द रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन। अब जो एनर्जी हमने निकाली, जो भी काम की चीजें थी हमने ले ली, जो बाकी बचा वेस्ट है उसको बाहर निकालो। ठीक। अब जो एनर्जी ली थी उससे हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, लिविंग रिएक्शंस अपनी बॉडी में कर सकते हैं। सो हेयर इट कम्स दी मेटाबॉलिज्म। अब ये जो पूरा लाइफ सिस्टम है इसको आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू करने के लिए वी वांट द प्रोसेस दैट इज reproduction. So all these are the important life processes that we have to learn in this chapter. ओके। हमने एनर्जी के बारे में बहुत बात की कि एनर्जी के लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए, फिर एनर्जी रेस्पिरेशन लेते, लेकिन एनर्जी हमको चाहिए क्यों? नाउ इमेजिन देयर इज अ कार, जब तक उसको फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो एनर्जी, जो इंजन में एनर्जी है वो कैसे वर्क करेगी, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, डिफरेंट डिफरेंट कामों को करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए वी नीड एनर्जी। अब एनर्जी के लिए हमको फ्यूल चाहिए, डीजल, पेट्रोल, कार को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के। सिमिलरली हमारे लिए जो हमारा फ्यूल है दैट इज फूड। फूड से ही हमको एनर्जी मिलती है। फूड इज द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। The energy required by an organisms come from the food that the organism eats. ठीक है? Thus, food is the basic requirement of all living organisms for obtaining the energy. So I hope you understood till now that in this chapter we studied about what are living things, non-living things, right? क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, दैट इज मूवमेंट। फिर कौन से प्लांट्स किस तरीके की मूवमेंट दिखाते हैं, सन प्लांट का एग्जाम्पल, देन टच मी नॉट का एग्जाम्पल, देन वी रेड अबाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। आफ्टर दैट अबाउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस, कि वायरस बीच में रहते हैं, मीन्स दे आर कनेक्टिंग लिंक, कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बना रहे हैं। Now here we have different criteria, some common criteria in which we can characterize कि हाँ एक particular organism जो है या particular thing जो है वो living है या particular thing non-living है. Then we studied about life processes. After that we studied about the importance of energy. Clear? In your next lecture, we'll start with nutrition. This was your introduction lecture to know how we'll continue in this chapter. If you have any doubt, you can ask me in the comment section and just let me know. I will definitely reply as soon as possible. Hope you like this session and also share it with your friends for their help. In this PDF, if you want this PDF, I have provided 2 markers question, 3 markers question, 5 markers question, case-based question, assertion reasoning, diagram-based, activity-based questions. After that, in the end, you will find the exemplar questions as well as a kind of small summary in pointers for that. Okay. So if you want that, again, you have to pin me for this query that I want this PDF for my purpose. I will definitely give you. I have the Telegram channel also, so you can follow there. There you have this PDF available. Okay. Have a nice day. I hope you like the channel. Don't forget to subscribe and don't forget to share this video.